हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशी देवांगन संविधान के क्विक रिवीजन में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान आखिर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आखिर वो है क्या? अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो संविधान जो है नियमों और कानूनों का संग्रह है। क्या है? नियमों और कानूनों का संग्रह है, जिसके अनुसार ही हमारे भारत देश का जो प्रशासनिक ढांचा है वह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आखिर इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक, कैबिनेट मिशन 1946। क्या? कैबिनेट मिशन 1946, इसी के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, और इस संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। कितने सदस्य थे? 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। मैंने कहा कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ठीक है, याद हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इस संविधान सभा का जो बैठक है उसे याद करना है, तो हमें 3 बैठक तो पहले याद करना है। ठीक है, और ये कंटिन्यू है, आपको याद हो जाएगा। 9, 11, 13। ठीक है, एक एक के गैप में है। 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक, 11 दिसंबर 1946 द्वितीय बैठक। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 तृतीय बैठक। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई, उसमें आपके अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया, और जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। ठीक है, फिर 10 दिसंबर को उनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए 11 दिसंबर को जब फिर से दूसरी बैठक आयोजित होती है तो उसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष कौन बनता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट अस्थायी सदस्य पूछा जाए, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अब 13 दिसंबर को तृतीय बैठक, 13 तृतीय। ठीक है, 13 दिसंबर को तृतीय बैठक हुई। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, उसके बाद 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव पारित हो गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, वो 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। ठीक है, फिर अब आपको 3 डेट और याद रखनी है। इन 3 डेट में क्या याद रखना है मैं बताती हूँ। ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है बनकर पूरी रूप से तैयार हो चुका था और हमने इसे अंगीकृत किया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हो जाता है। ठीक है, मैंने कहा 26 नवंबर को अंगीकृत किया, इसलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया, इसलिए हम इस दिन मनाते हैं गणतंत्र दिवस। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की समितियां। ठीक है, तो अब देखते हैं कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? 32 समितियां थी। आपको पूरे 32 समितियों के नाम याद नहीं रखने हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि कुल 32 समितियां थी। और जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ, आपको उतने ही याद रखने हैं। ठीक है, कुल कितनी थी? 32। ठीक है, अब प्रारूप समिति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति, जे बी कृपलानी। झंडा समिति के कौन थे? जे बी कृपलानी। नियम और संचालन समिति, ठीक है, नियम और संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, मैंने
दो एक जैसी समितियां पास में लिखी हैं। एक है केंद्रीय संविधान समिति, एक है प्रांतीय संविधान समिति। जो केंद्रीय संविधान समिति है उसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय के पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद हो गया। केंद्रीय के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक और समिति के अध्यक्ष थे, जिस समिति का नाम था मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति। ठीक है, मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, केंद्रीय के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार पर परामर्श समिति के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रारूप समिति को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो प्रारूप समिति क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। और इसके अध्यक्ष मैंने पहले ही बताया है भीमराव अंबेडकर थे। इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। उसमें एक अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष के बारे में तो मैंने बता दिया कि डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है, और 6 सदस्य, उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। अगर पूछ लिया तो आपको बताने हैं। तो अब देखिए कि आपको इन समितियों के, इतने सारी समितियां हैं, उनके अध्यक्ष को नाम याद रखना है। फिर प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष और उनके सदस्यों को याद रखना है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, आप ध्यान से सुनिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो अंबेडकर के मित्र, जिनका नाम मोहम्मद मुंशी है। ठीक है, अंबेडकर के मित्र मोहम्मद मुंशी के साथ आयंकर अय्यर, किसके? आयंकर अय्यर के खेत में गए। कहाँ गए? खेत में। एक व्यक्ति अंबेडकर के मित्र मोहम्मद मुंशी के साथ आयंकर अय्यर के खेत में गए। चलिए देखते हैं इससे क्या बनता है। तो अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हो गए? अध्यक्ष। ठीक है, फिर मित्र से BL मित्र पहला सदस्य, मोहम्मद सादुल्ला दूसरा सदस्य, मुंशी से KM मुंशी तीसरा सदस्य, आयंकर से आयंकर चौथा, अय्यर से अय्यर पांचवा और खेत से डॉक्टर DP खेतान। ठीक है, खेत से कौन है? DP खेतान। इस तरह आपको पूरे 6 सदस्य और एक अध्यक्ष के नाम याद हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि संविधान पूरी तरह से कब बनकर तैयार हो गया, अंगीकृत हो गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को। तो ये जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही थी वो कितने दिनों तक चली? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कितने दिनों तक चली, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। कितना? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, अब देखते हैं कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय मूल संविधान में आखिर क्या क्या था, क्या क्या था, है ना। तो उस समय मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद। अब वर्तमान में अगर देखते हैं तो जो संविधान में क्या है, मूल में क्या क्या था वो तो देख लिया, अब वर्तमान में क्या है। तो अभी भी 22 भाग हैं। कितने हैं? 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। मूल में भी 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 भाग हैं। मूल में भी 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद थे। चेंज क्या हुआ है? मूल में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यानी संविधान संशोधन करके क्रमशः संविधान संशोधन के तहत 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई है। ठीक है, तो अब कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। जब हम संविधान संशोधन वाला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पे मैंने संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों के बारे में बताया है। जैसे लिस्ट बना है आपको वैसे ही आपके पास किताबें होंगी या ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको सारे भाग याद कर लेने हैं और किस भाग में कौन सा विषय है, कौन सा आर्टिकल आता है वो भी आपको याद रखने हैं। इससे एग्ज़ाम हॉल में आपको ये बेनिफिट होगा कि जब किसी भाग से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इतने सारे आर्टिकल हैं 395 जो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन आप मोटा मोटा ये याद कर ले कि ये भाग है, ये विषय है और उसके अंतर्गत ऐसे आर्टिकल हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनना इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार नॉर्मली पढ़ देती हूँ, कुछ कुछ को पढ़ देती हूँ, बाकी आप फिर से घर में याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग एक। भाग एक में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। क्या है भाग एक में? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसका आर्टिकल है 1 से 4। जब हम आर्टिकल 1 से 4 के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। भाग दो में है नागरिकता। अभी बहुत नागरिकता से रिलेटेड करंट में चल रहा था, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप याद रखें कि नागरिकता जो विषय है वो भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 में है। ठीक है, भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क इसमें है मौलिक कर्तव्य और इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। ठीक है, फिर भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में केंद्र का प्रशासन है। भाग 5 में क्या है? केंद्र का प्रशासन है और इस ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। और भाग 6 में राज्य का प्रशासन है, यहाँ 152 से 237 है। ठीक है, मैंने आपको बताया भाग 5 भाग 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ भाग 5 और भाग 6 से ही पूछे जाते हैं। तो भाग 5 में आपका क्या है? केंद्र प्रशासन 52 से 51 तक। भाग 6 में राज्य प्रशासन 152 से 237 तक। ठीक है, भाग 7 में देखते हैं तो ये समाप्त हो चुका है। ठीक है, अभी वर्तमान में भाग 7 नहीं है। भाग 8 में देखें तो संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से 242 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। भाग 9 पंचायतें। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं, जिसका आर्टिकल क्या है? 243 से 243 ओ। ठीक है, भाग 9 क में नगर पालिकाएँ हैं और इसका आर्टिकल जैसे हमने ओ पे ख़त्म किया तो उसके बाद पी से स्टार्ट होता है, 243 पी से 243 जेड जी तक। ठीक है, भाग 10 में है आपका अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन। ठीक है, अनुसूचित और जनजाति जो क्षेत्र है वहाँ उसके बारे में उल्लेख है भाग 10 में, और ये आर्टिकल 244 से 244 ओ तक है। ठीक है, अब देखते हैं भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध। कैसा संबंध? विधायी, आर्टिकल 245 से 263 तक। भाग 12 कार्यपालिक संबंध। जैसे यहाँ संघ और राज्य के बीच क्या था? विधायी संबंध भाग 11 में, तो भाग 12 में कार्यपालिक संबंध, आर्टिकल 264 से 300 ए तक। ठीक है, चलिए आगे देखते। भाग 13 में संघ और राज्य के बीच व्यापारिक संबंध।
ठीक है। 11 में विधायी संबंध, 12 में कार्यपालिक संबंध और 13 में व्यापारिक संबंध। ठीक है, इसका आर्टिकल है 301 से 307। ठीक है। भाग 14 में आपका संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और पीएससी के बारे में उल्लेख है। ठीक है, इसका आर्टिकल 308 से 323 है। फिर भाग 14 क, इसमें अधिकरण के बारे में उल्लेख है और इसमें आर्टिकल है 323A और 323B। ठीक है। भाग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, तो भाग 15 में है आपका निर्वाचन आयोग और इसका आर्टिकल है 324 से 329A। ठीक है। अब देखते हैं भाग 16। भाग 16 इसमें है आपके ST SC OBC आयोग। ठीक है, ST SC OBC आयोग के बारे में उल्लेख है आर्टिकल 330 से 342 में। ठीक है। भाग 17 राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा और इसका आर्टिकल 343 से 351 है। ठीक है। भाग 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भाग 18 आपातकालीन उपबंध। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, है ना। तो इसका आर्टिकल क्या है? 352 से 360। ठीक है। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। तो आपको याद रखना है कि भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें ओनली एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368। ठीक है। बार बार पूछा जाता है कि संविधान संशोधन का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 368। भाग पूछे तो 20। एक साथ याद करने से ये बेनिफिट होता है कि आपको भाग भी याद हो जा रहे हैं, उसमें विषय क्या है ये भी याद हो जा रहे हैं, और कौन सा आर्टिकल उससे रिलेटेड है वो भी याद हो जा रहा है। ठीक है। भाग 21 में देखते हैं तो संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। क्या है? संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, और इसका आर्टिकल 369 से 392 है। ठीक है। भाग 22 को देखें तो इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन। ठीक है, हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है, निरसन है, इसके बारे में उल्लेख है, और ये आर्टिकल 393 से 395 में है। देखिए, देखते ही देखते आपको 395 आर्टिकल मोटा मोटा याद हो चुका है। इसकी डिटेलिंग जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय संविधान में पहले मूल में कितनी अनुसूचियां थी? 8। फिर कितनी जोड़ी गई? 4। अभी टोटल कितनी है? 12। ठीक है, तो हमें ये पूरे 12 अनुसूचियों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम अनुसूची में राज्य और उसका क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य और उसका क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते, जो ये पदाधिकारी है इनके वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। जैसे मैं एक बार पढ़ देती हूँ। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति कौन होता है? ठीक है, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, और जो उच्चतम और उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश, और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग। इन सब के बारे में, इन सब के वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, अब तीसरी अनुसूची की बात करें तो हमने वेतन और भत्ता तो दे दिया, तो उनसे शपथ भी लेनी जरूरी है ना। इसलिए तीसरी अनुसूची में हमने शपथ किसके बारे में पढ़ना है? शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में पढ़ना है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसको मैंने एक ट्रिक लिखा हुआ है, अमी मैत्री को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अमी मैत्री को छोड़कर जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ठीक है, उनमें प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। अभी अमी मैत्री है क्या, मैं आगे बताऊंगी। छठवीं अनुसूची में अमी मैत्री के बारे में पढ़ना है। अमी मैत्री में जो प्रशासन है, नियंत्रण है, उसके बारे में पढ़ना है। तो आखिर अमी मैत्री है क्या? तो आ से असम, मी से है मिजोरम, मे से है मेघालय, और त्रि से है त्रिपुरा।
ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जो प्रशासन है, नियंत्रण है, वो 5वीं अनुसूची में है। पर असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इसके बारे में जो प्रशासन का उपबंध है वो 6वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वीं अनुसूची में सूची का विभाजन है। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर 7वीं अनुसूची में सूची का विभाजन है और इसमें हम केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो मूल संविधान थी उसमें 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था और वर्तमान में 22 है, यानी 8 भाषाएं जोड़ी गई, संविधान संशोधन करके जोड़ी गई है। तो चलिए यहीं पे थोड़ा थोड़ा जस्ट नॉर्मल देख लेते हैं कि 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। फिर 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसमें नमक जोड़ा गया। नमक मीन्स नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 से नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। फिर 21 और 71 को अगर जोड़ देते हैं तो 92 होता है। क्या होता है? 92। और 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उससे MBDS जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? MBDS। ठीक है। MBDS मतलब मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। ठीक है। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से रिलेटेड है। ठीक है, भूमि सुधार कानून से रिलेटेड है। मैंने बताया कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 और जोड़ी गई। तो जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया। ठीक है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल कानून, दल बदल अधिनियम कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 52वां। ठीक है। कब जोड़ा गया? 1985 में। ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके जोड़ी गई और इसी के तहत पंचायतें। ठीक है। और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में जोड़ा गया। 73वां से पंचायतें, 74वां से नगरीय निकाय, दोनों कब जोड़े गए? 1992 में। ठीक है। आई होप आपको सारी भाग, अनुसूचियाँ और आर्टिकल मोटे मोटे तौर पर याद हो गए होंगे। और याद नहीं हुआ होगा या रिवीजन नहीं हुआ होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो अगेन देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। ठीक है। चलिए थोड़ा ये देख लेते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा तो आप इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि पूछते हैं क्वेश्चन कि निर्वाचन आयोग का आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, हमें तो 395 आर्टिकल याद होते नहीं, पर मैंने जिस तरीके से मोटे मोटे तौर पर आपको आर्टिकल याद करने की एडवाइस दी है, अगर आपसे ऑप्शन में रहेगा तो ज़रूर बनेगा। जैसे हमने पढ़ा 324 से निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, तो जब आपको ऑप्शन में दिखेगा तो हाँ याद आ जाएगा कि हाँ ये आर्टिकल जो है वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। 12 से 35 मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। 36 से 51 जो है वो नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि जो नीचे आर्टिकल और उसके विषय दिए गए हैं उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है। ठीक है। या फिर इंडिविजुअल पूछ सकता है। ठीक है, कि पर्टिकुलर आर्टिकल में कौन से विषय दिए गए हैं। ठीक है। ऐसी अनुसूचियों के बारे में भी पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग में
करेक्ट इनकरेक्ट करके पूछ सकता है या फिर इंडिविजुअल पूछ सकता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगले लेक्चर में हम इससे आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू।